45 के एंगल के ऊपर होना चाहिए कार्डियोवास्कुलर। सीवी है सर, ये रिलेटिवली 30 का एंगल है, तो थोड़ा सा ऊपर होना, ठीक है। आज द एग्जामिनर की मैं एक्सपोज चाहता हूँ प्रॉपर। फीमेल के अंदर मेरा ख्याल है कि आपको ओवर द क्लोथ ही ज़्यादातर जो है वो करना हो। तो इंस्पेक्शन ये देखिए, यहाँ पे आके देखिए कि कुछ सिमेट्री या एसिमेट्री तो नहीं है अपनी क्वाड्रेंट की। और ये एपेक्स बीट के लिए आपने थोड़ा सा इस तरह देखना, आप यू हैव टू टर्न एपेक्स बीट को यहाँ पर या यहाँ पर तो नहीं है, क्योंकि एपेक्स बीट सबसे इंपॉर्टेंट है। सो इंस्पेक्शन के अंदर आप, मैं कार्डियोवास्कुलर की बात कर रहा हूँ, इंस्पेक्शन के अंदर आपने स्कार मार्क, ये स्कार मार्क लेफ्ट थोरैकोटॉमी स्कार मार्क जो कि आपका वेलवॉटमी का स्कार मार्क है, मिड लाइन थोरैकोटॉमी स्कार मार्क जो कि कैबेज का या वेल रिप्लेसमेंट का स्कार मार्क। इसके बाद आपने पल्सेशन देखनी है, इस एरिया में पल्सेशन, ट्राइकस्पिड एरिया में पल्सेशंस, पल्मोनरी उतार देंगे, लंबा सांस लें, कहीं दर्द तो नहीं हो रही आप? ये है आपकी पैल्पेशन ऑफ दी क्वाड्रेंट। आपने एपेक्स बीट देखी, एपेक्स बीट को आपने लोकेट किया, एपेक्स बीट को काउंट किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एपेक्स बीट नॉर्मली जस्ट पैल्पेबल है। टैपिंग एपेक्स बीट माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर है। हीविंग एपेक्स बीट दो तरह की है, सस्टेन्ड एंड इल सस्टेन्ड। सस्टेन्ड हीविंग बीट एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर है, और जो इल सस्टेन्ड है वो एओर्टिक रीगर्ज और माइट्रल रीगर्ज के अंदर। तो एपेक्स बीट आपने देख ली। इसके बाद आपने थ्रिल के लिए विच इज पैल्पेबल मर्मर, ऑस्कल्टेटरी एरियाज को पैल्पेट किया, और लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव के लिए आपने ऐसे हाथ रखा और बैठ गए। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जब होगी तो उसके अंदर आपको लेफ्ट पैरास्टर्नल जो है वो हीव मिलता है। जेबीपी आपने इंस्पेक्शन में भी देखना है, जब आपने इंस्पेक्शन करनी है तो नेक को भी देखना है, क्योंकि जेबीपी इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे वीनस पल्सेशन, आर्टीरियल पल्सेशन इम्पॉर्टेंट है। तो आपने जेबीपी के लिए 45 का एंगल, और पेशेंट को कहना है उस तरफ टर्न करे, और यहाँ पे आपने वेन देखनी है। ये पल्सेशन अगर आ रही है तो उसको पैल्पेट करें। वीनस है तो पैल्पेबल नहीं है, आर्टीरियल है तो पैल्पेबल। नंबर 2, आपने हेपेटोजुगुलर रिफ्लक्स करना है, इधर से दबाना है, ये जेबीपी ऊपर चला जाए। आर्टीरियल रिमेन अनअफेक्टेड। रूट ऑफ द नेक को आप ऐसे प्रेस कर दें, वेन प्रोमिनेंट हो जाएगी और पल्सेशन डिसअपीयर हो जाएगी। आर्टीरियल रिमेन अनअफेक्टेड। और अगर ये वीनस होगा तो देयर विल बी अ डेफिनेट अपर लेवल, कि जी यहाँ पे कोई ना कोई अपर लेवल के ऊपर फ्लिकर हो रहा हो। अगर आपको जेबीपी मिल जाता है तो फिर आपने दो पेंसिल, एक पेंसिल आपने ऐसे रखनी है विच इज 90 डिग्री टू दी बेड, नॉट टू दी पेशेंट, और दूसरी पेंसिल आपने अपर लेवल के ऊपर रख के इसको क्रॉस करना, एंड देन दैट विल बी दी जेबीपी। तो एक पेंसिल आपने डायरेक्ट स्टेनल एंगल के ऊपर रखनी है एट 90 एंगल, और जो जेबीपी जहाँ पे अपर लेवल है वहाँ से एक पेंसिल इसको क्रॉस करें हॉरिजॉन्टली, एंड दैट विल बी जेबीपी। तो जेबीपी में आप आर्टीरियल और वीनस के आपको डिफरेंस पता होने चाहिए, और उसकी वेव, ए वेव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से है, आपकी जो बी वेव है वो एट्रियल फिलिंग से है, और वाई वेव एट्रियल एम्प्टिंग से है। तो ए वेव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से है, बी वेव एट्रियल फिलिंग की वजह से है, और वाई वेव एट्रियल एम्प्टिंग की वजह से है। एक्स वेव एट्रियल रिलैक्सेशन की वजह से है,
और सी वेव समटाइम एग्जामिनर पूछते हैं वो ट्रांजिएंटली इंक्रीज प्रेशर जो हो जाता है राइट एट्रियम में उसकी वजह से, तो ये भी की देख रहे हैं। और परकशन जो है वो तो नहीं की जाती कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर, तो ऑस्कल्टेशन के लिए रिमेंबर जो माइटल एरिया है वो वहां पर है जहां पर एपेक्स बीट है, तो लिहाजा whenever you have been asked to do an auscultation always palpate for a apex beat। अगर एपेक्स बीट इधर है तो फिर माइटल एरिया भी इधर है, तो प्रिज्यूमिंगली कि एपेक्स बीट यहाँ पे है, आप इसको टैप जरूर करते हैं कि डायाफ्राम वर्किंग है, ये बेल है, इसमें आप इसको ओपन करते हैं, आप आपने डायाफ्राम यूज किया और आपने एपेक्स बीट फील की, आपने यहाँ पर स्टैच रखी माइटल एरिया में, और साथ ही आपका हाथ जो है वो कैरोटिड पे चला जाना चाहिए, ये थायराइड कार्टिलेज के साथ, और कैरोटिड को आप ऑपोजिट थंब के साथ करते हैं, ये राइट कैरोटिड है, आपने लेफ्ट थंब जो है वो यहाँ पे कैरोटिड को फील किया और टाइम किया फर्स्ट एंड सेकंड, लुप डुप 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 डुप। जब एक मरतबा टाइम हो गया बेशक आप छोड़ दें, इस एरिया को देखें, ट्राइकस्पिड एरिया को देखें, पल्मोनरी एरिया को देखें, एओर्टिक एरिया को देखें। जब आप ये चार एरिया देख लें, 1 2 3 4, इसके बाद आप डिटेल देखें। माइटल एरिया के लिए आप देखें कि कोई रेडिएशन तो नहीं है, और साथ ही आप माइटल एरिया के लिए बेल खोलें, और बेल खोल के आप माइटल एरिया को ऑस्कल्टेट करें और पेशेंट को टर्न करें। दैट इज फॉर माइटल स्टेनोसिस। मिड डायस्टोलिक मर्मर ऑफ माइटल स्टेनोसिस इज बेस्ट हर्ड लाइक दिस मैनूवर। इसके बाद आप इसको बंद कर दें, क्योंकि ये इसी के लिए ही यूज हो रही है बेल जो। ट्राइकस्पिड एरिया पे आए, इसको कहें लंबा सांस अंदर ले बाहर निकालें, टीआर की मर्मर, पैन सिस्टोलिक मर्मर ऑफ टीआर। पल्मोनरी एरिया को फिर देखें, लाउड P2 फॉर पल्मोनरी हाइपरटेंशन। एओर्टिक एरिया में इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस, और फिर इसकी रेडिएशन जरूर देखें। नहीं, बस इधर देखना और इधर देखना, और उसके बाद यू हैव टू टर्न द पेशेंट और उसको कहना कि बेंड करे, लंबा सांस अंदर ले बाहर निकाले और रुके। और एओर्टिक एरिया 2 किसके लिए? एओर्टिक रीगर्ज के लिए, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर ऑफ एओर्टिक रीगर्जिटेशन। ठीक, अब मैं आपको ये दोबारा स्टेप करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सांस अंदर ले बाहर निकाले, ओके। सांस अंदर अंदर, सांस अंदर ले बाहर निकाले, रोके रोके। और जब ये पेशेंट बैठ जाए तो आप सेक्रेल एडीमा देखें, आप बायलैटरल फाइन क्रेपिटेशंस के लिए बेसिस को ऑस्कल्टेट करें। तो व्हेन पेशेंट इज सिट फॉरवर्ड, देन चेक फॉर सेक्रेल एडीमा एंड देन आस्क द पेशेंट टू टेक डीप ब्रेथ इन। लंबा सांस लें, बाहर निकालें, just for fine basal crepitations in case of a heart failure. And if you get a chance, then you check for a peripheral edema. और edema check करने के लिए हम के साथ 2-3 सेंटीमीटर above the medial malleolus यहाँ पे आप दबाएं और चेक करें कि इसके अंदर pitting edema है कि नहीं। तो इसके अंदर एग्जामिनेशन टेक्निक तो यही है, लेकिन आप
मरमर जो है इसकी सिस्टोलिक मरमर कॉजेज पैन सिस्टोलिक TR MR और इसके अलावा VSD और आपकी जो इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर के एओर्टिक स्टेनोसिस एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस और मिड डायस्टोलिक मरमर के कॉजेज माइट्रल स्टेनोसिस ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस कैरिकूम्स मरमर ऑस्टिन फ्लिंट मरमर ये आपको 4-5 नाम में डायस्टोलिक मरमर के पता होंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ अगर आपको मरमर नहीं पता लग रही तो इसमें इतनी परेशानी की बात नहीं। टेक्निक ज़रूरी है, ये ज़रूर पूछा जाए कि में डायस्टोलिक मरमर के क्या कॉजेज हैं वो आपको आने चाहिए। माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर क्या फाइंडिंग्स हैं कि लाउड फर्स्ट स्टार्ट साउंड होती है, ओपनिंग स्नैप होती है, मिड डायस्टोलिक मरमर होती है, दैट यू शुड नो। एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर भी आपकी जो है वो अर्ली डायस्टोलिक मरमर होती है, एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर होती है। तो ये सवालों के जवाब तो आपको जो है वो ज़रूर आना चाहिए। लास्ट